बराह रास्त ले चलेंगे आपको। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मनाजिर आप देख रहे हैं कराची से। ये बराह रास्त मनाजिर हैं जहां सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन शहर में जारी तरक्याती मंसूबों से मुतालिक गुफ्तगू कर रही हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि सूबाई वजीर इत्तलात की जानिब से कराची में जारी तरक्याती मंसूबों से मुतालिक एक अहम बयान सामने आया था। उन्होंने ताज हैदर पुल समेत कराची में जारी दीगर तरक्याती मंसूबों से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कहा था कि कोशिश होगी कि अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए और शहर में जारी तरक्याती मंसूबों की जल्द अज जल्द तकमील की जाए। इसी सिलसिले में सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और आपको बताते चलें इस गुफ्तगू में उन्होंने कराची में जारी डेवलपमेंट प्लान से मुतालिक भी बातचीत की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील से मुतालिक भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम को सहूलियात मयसर करना सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कराची से मनाजिर हैं जहां सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन इस वक्त कराची में गुफ्तगू कर रहे हैं और गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कराची में जारी तरक्याती मंसूबों से मुतालिक बात की है। आपको बताते चलें कि कराची में इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में सिंध हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट का सिलसिला जारी है और इनकी तकमील एक चैलेंज बन चुकी है। इसी हवाले से सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि अवाम की मुश्किलात का अजाला करेंगे और कोशिश होगी कि अवाम को बेहतर सफरी सहूलियात भी फराहम की जा सकें। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि शहर में मुख्तलिफ में इस वक्त भी तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है और अवाम की मुश्किलात का अदराक करते हुए सिंध हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही है कि इन मंसूबों को मुकम्मल करना अव्वलीन तरजीह करार दिया जाए। कराची से मनाजिर हैं जहां सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। शर्जील मेमन गुफ्तगू कर रहे हैं। इंतजामिया हुकूमत सिंध की वो हर डेवलपमेंट के तमाम प्रोजेक्ट को फोकस करके बैठी हुई और हमें अंदाजा है कि चैलेंजेस हैं कराची में और उसको हल करने के लिए ही वाहिद हल जो है वो मेहनत है। वो सब मेहनत करें, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, चाहे वो केएमसी हो, चाहे वो आपके बाकी इदारे हों। सिविक इश्यूज को बेहतर बनाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि जी मायूसी फैलाई जाए, कुछ लोग कोशिश करते हैं कि इस पे भी पॉलिटिक्स किया जाए हुकूमत की। ठीक है, कहीं कमी कोताहियां हमसे जरूर हुई होंगी, उसको हम डिनाय नहीं करें, लेकिन नीयत बिल्कुल ठीक है और जो इसको कंप्लीट करें ताकि लोगों की जिंदगी को हम आसान बना सके। और यही पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है जो हर हाल में इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेगी ताकि लोग खुद देख सकें कि जी हमें किस तरीके से वो हमें सहूलियात वो मुयसर हो रही हैं। तो इसी मद में और भी कुछ सिंध भर के दूसरे जिला में भी डेवलपमेंट काम बहुत तेजी से चल रहा है और हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि हम जो डेवलपमेंट में है वो जो सारे चैलेंजेस को वो दूर करें। वो बहुत छोटा पैच है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज। अभी तो इसमें आपने हमारे डेपोज बनने हैं, अभी हमारे जो यहाँ पे स्टेशंस बनने हैं, बहुत बड़ा काम। हमने तो इनिशियली ये कहा कि हम इस कॉरिडोर को रिजॉल्व कर लें ताकि सब लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था। अभी भी आप देख रहे हैं कि अगर ट्रैफिक स्लो जा रहा है तो नैरो रोड है और रोड को बनना है। तो पहले तो हमने इस कॉरिडोर को जो कॉरिडोर को तैयार कर दिया, जिस जगह पे आप खड़े हैं यहाँ पे कॉरिडोर तैयार है। अब जो साइड लेन है, जो साइड वाले रोड है, उसको हम पहले कंप्लीट कर लें ताकि यूनिवर्सिटी रोड को हम थ्रू कर लें। हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम
मैंने जैसा कहा कि बाकी हम एंड ऑफ मार्च में कंप्लीट करें, अप्रैल में हमें 2.7 किलोमीटर वो मिलेगा वाटर बोर्ड वाला, उसको हम कंप्लीट करें मतलब जून तक, तो हम ये मेन कॉरिडोर में निकल जाएं। फिर लोगों को ये कम से कम परेशानी नहीं होगी कि अब हमें इस रेड लाइन की वजह से किसी की जिंदगी अजाब में है। फिर चलने होगा कि रेड लाइन बनेगी कब, जो आपका सवाल है। रेड लाइन बनाने के लिए मैंने कहा कि इस वक्त डेपोज पे भी काम हो रहा है, हमने जमीन अक्वायर कर ली। हमारे पहले डेपोज पे हमारे पास चैलेंजेस बहुत थे, हमारे पास डेपोज की पोजीशन के शुरू में चैलेंजेस थे, हमें आपको भी पता है कि हमें डेपो की पोजीशन नहीं मिल रही थी, फिर हमने उनको रिलोकेट किया। फिर हमारे पास बीच में सिविल एविएशन के चैलेंजेस थे, फिर हमारे पास यूटिलिटीज के चैलेंजेस थे। वो जो चैलेंज चलते रहे, तब आपके जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो इन्फ्लेशन का चैलेंज था। और इन्फ्लेशन किसी एक प्रोजेक्ट पे नहीं आई है, पाकिस्तान के हर प्रोजेक्ट पे वो इन्फ्लेशन जितनी आई है उतनी ही आई है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ ने कुछ ज्यादा उन्होंने ओवर अपनी बिलिंग रखी हुई, तो उनको हमने नेगोशिएट किया और हमने उसमें बिलियंस ऑफ रुपीज नेगोशिएशन के बाद हुकूमत के बचाए हैं, सेव किए हैं। तो क्योंकि हम या तो एक था कि हम किसी की ब्लैकमेलिंग में आके आंख बंद करके उनके बिल्स अप्रूव कर देते, तो सबसे आसान तरीका था। दूसरा था कि नहीं, हम एक एक चीज को चेक करें और फिर उसे चेक करने के बाद चीजें आर्बिट्रेशन तक भी गई। मतलब जो एक हमारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल एक चीजें थी कि जी कुछ आर्बिट्रेटर्स थे, उन्होंने फैसले भी किए जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स के हक में थे। उन फैसलों के बरअक्स हमने उनसे नेगोशिएशन की कॉन्ट्रैक्टर से, ताकि हम गवर्नमेंट के पैसे बचा सकें। और ये जितना प्रोसीजर हुआ है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हुआ है। उसमें हम कहते हैं दुनिया के जिस इदारे ने भी आके वो देखना है, उसको हम जाके दिखाने के लिए तैयार है। तो ये सारी चीजें करने के बाद अब हमने उस प्रोजेक्ट को भी चलाना था, तो उसको चला रहे। तो अभी पहले ये यूनिवर्सिटी रोड और ये आपका जितना भी जिना एवेन्यू, ये सारा क्लियर आपका हो जाएगा 2-3 महीने में। उसके बाद बीआरटी में मजीद टाइम लगेगा, हो सकता है उसमें मजीद 1-1.5 साल लग सकता है। सवाल ये है कि टोटल कितने स्टॉप्स बनेंगे रेड लाइन के, और टोटल कितने स्टॉप्स बनेंगे स्टॉप्स, ठीक है, वो भी बता दीजिएगा। और दूसरी चीज सर, बड़ी जबरदस्त है कि रेड बसेस चल रही है, ग्रीन बसेस चल रही है, बहुत जबरदस्त है, लोग तारीफ भी करते हैं, उसके सफर भी करते हैं, और वो जो सफर है उससे हुकूमत और बिलखुसूस आपकी जो काबिश है उस पर एतमाद का मसला है। लेकिन सर ये बताएगा कि जो अभी भी जो रिवायती बसें चल रही हैं, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत में मिनी बस हो गई, कोचेज हो गई, वो अभी भी लोगों के खतरात, जान के खतरात जिनके हैं, उनको कब तक बंद कर दिया जाएगा, और ये सीएनजी रिक्शाज कब तक बंद हो जाएगी? देखिए जी, सीएनजी रिक्शाज और बस सर ये जैसे आपको पता है कि कोर्ट के कहने पे चल रही है। स्टेशन की आपने बात की, रीडिजाइनिंग हुई है, नए सर उसके नंबर आएंगे। पुरानी बसों की बात की, जैसे जैसे हम नई बसें लेके आ रहे हैं, अभी भी हमारी नई बसें जो हैं पिछले कुछ 2 महीने से कस्टम हमारी रोक कर बैठा हुआ है, और उस पर मैं अभी बात शायद हमें उम्मीद मिली है कि हम करेंगे। जो ड्यूटी कैपेसिटी वाइज पंजाब गवर्नमेंट को देनी चाहिए, उतनी ही सिंध गवर्नमेंट को देनी चाहिए। हमें शिकायतें हैं, मेरे सेक्रेटरी साहब साथ खड़े हुए हैं, कि पंजाब गवर्नमेंट को उन्होंने शायद कोई 1% चार्ज किया है, हमें उन्होंने कोई 17-18% चार्ज किया है कस्टम की। अब उसको हम देख रहे हैं। हमने उनको कहा कि जी हमारी स्पेसिफिकेशन बसों की वही है जो पंजाब ने मंगाई है। वो एक हमारा अलग लड़ाई चल रही है, कोर्ट में भी लड़ाई चल रही है। तो या तो कस्टम किसी एक जगह गलत है, या हम गलत हैं कि जी हमारी स्पेक्स गलत है, हम उनको एक बात बोल रहे हैं, या कस्टम एक जगह पे गलत है, या वो पंजाब से कम ले रहे हैं, हमसे ज्यादा ले रहे हैं, या हमसे ज्यादा ले रहे हैं कहीं एक जगह पे, तो वो भी गलत है। वो हमारी अलग चीज। हालांकि वो बसेस जो है कब की जो है वो 2-3 महीने से जो है वो वहां पे पोर्ट में खड़ी हुई है, और हम लोग रोजाना लेटर लिख के हम वो उनसे कर रहे हैं जी। और हमने एफबीआर से भी कहा है कि कानून चलाओ। अगर वही कैपेसिटी है, अगर हमारी बात ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा 100% हमारी बात ठीक है, लेकिन जब तक हम जहां तो हमें मेरे अफसरान ने बताया है कि जी सर वो वही स्पेसिफिकेशन है, तो अगर वही स्पेसिफिकेशन भरनी उतनी मैंने भरनी है। अगर स्पेसिफिकेशन में फर्क है तो हमें वहां के सबूत वो काफी बसें हैं जी। देखिए, जहां तक इमरान खान साहब की रिहाई की बात है, देखिए मुझे नहीं पता वो कब रिहा होंगे, लेकिन रमजान का बाबरकत महीना है। एज ए इंसान
ان کی صحتیابی کے لیے، ان کی تندرستی کے لیے اور عمران خان کی بڑی عمر کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے، صحت دے، جو ان کے آنکھ کا اور جو بھی ان کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائے۔ جہاں تک ان کی رہائی کی آپ نے بات کی، دیکھیے رہائی ان کے اپنے ہاتھ میں ہے اور رویوں پر ہے۔ ایک تو جو پی ٹی آئی کے اندر میں خاص جو ایک وہ سب ابھی تک ریس میں ہے کہ جی کون آگے جائے، وہ لیڈر کی رہائی پہ فوکس کم ہے، ہر کوئی جی اپنی انٹرویوز میں اور اڈیالہ کے بارہ سب کو پتہ ہے کچھ نہیں ہونا، ملاقات نہیں ہونی، روزانہ وہاں پہ تماشے لگانا، وہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن بہتر ہے کہ وہ لوگ فوکس رہیں ان کی رہائی کے لیے۔ اور جس طریقے کا جو سب سے بڑی میں چیلنج سمجھتا ہوں جو کہ سب کو برائی لگتی ہے، اور وہ ہے کہ جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ اور باہر دنیا میں بیٹھ کر پی ٹی آئی کے ہواری جس طریقے سے اداروں کو نشانہ بناتے ہیں، مختلف لیڈران کو نشانہ بناتے ہیں، اسی میں دنیا کے سارے ریکارڈ توڑ دیتے ہیں۔ اس کو اگر بہتر کر دیں تو کافی امپرومنٹ آ جائے گی، یہ میرا ان کو مشورہ ہے۔ پتہ نہیں کہ ان کی کتنے لوگ سن رہ سکتے ہیں۔ اختلاف کرنا جمہوریت کا سب سے زیادہ بڑا حسن ہے، لیکن اختلاف میں اگر آپ گالم گلوچ دے دو، لوگوں کی فیملیز کو گالم دے دو، گالیاں دے دو، ان کے بچوں کو گالیاں دو، اور بہت گری ہوئی حرکت، کبھی کبھی تو صرف وہ سوشل میڈیا کی بریگیڈ نہیں، وہ بڑے بڑے اینکرز کو میں دیکھتا ہوں، بڑے بڑے نام اور اپنے آپ کو جو یہاں پہ نیشنل میڈیا بیٹھے تھے، وہ اس طرح کی جب بلو دا بیلٹ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مطلب ان کو کیا کسی چیز کا کوئی شرم وہ نہیں ہوتی کہ بھائی آپ کسی کی فیملیز کے لیے باتیں کر رہے ہو، کسی کے بچیوں کے لیے باتیں کر رہے ہو، تو کیا آپ کو مطلب ایک خود ایک سیلف وہ چیز نہیں آتی یار میں کیسے کر سکتا ہوں ایسی بات، میں ایک تو سوچ کیسے سکتا ہوں، چلو اگر آپ کے اگر اس طرح کی گری ہوئی سوچ ہے بھی صحیح تو آپ کہہ کیسے سکتے ہیں پبلک کے لیے، تو مطلب یہ گندی سوچ کی عکاسی، تھوڑا اس کو اگر امپروو کر لیں تھوڑا میں کہتا ہوں تو ان کی کافی مسائل حل ہو جائیں گے۔ گورنر صاحب ہلکی پھلکی موسیقی عام ضرورت ڈاکٹر فاروق ستار کے میدان میں لائی۔ اچھا سر، ان میں یہ بیٹ کجو ایک آئینی گھر جو ان میں سیاسی اञا تائیں ॻाल्हियूं हलन دیکھیں وہ باتیں ہو چکی ہیں کافی، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ کل اس سے پہلے میں 2 دن پہلے میں نے اسمبلی میں بات کی تھی کہ جی گورنر ہاؤس کا ایک تقدس ہے، ایک آئینی ادارہ ہے، اور گورنر ہاؤس کا کام ہوتا ہے کہ جی آپ وفاق اور صوبے کے بیچ میں ہم آہنگی کو پیدا کریں۔ جو اس کا جتنا میں نے تھوڑا بہت قانون پڑھا ہوا ہے اس کی میں نے وہاں پہ اس طرح کی کنٹروورشل میٹنگز نہیں ہونی چاہیے تھیں، نہیں ہونی چاہیے فیوچر میں بھی۔ اور جہاں تک یہ فاروق ستار کی گفتگو اور یہ دیکھیں، یہ فاروق ستار آپ کو پتہ ہے کہ مطلب جو اس کا سیاسی پچھلے 2-3 سال کا کیریئر رہا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ خود بیچارہ مسکین آدمی ہے، تو وہ اتنی باتیں کرے جتنی جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ اپنے لیول پہ بات کرے فاروق ستار صاحب، اور اس کو نہ خالد مقبول صاحب قبول کرنے کے لیے تیار تھے، نہ ان کو مصطفیٰ کمال صاحب قبول کرنے کے لیے تیار تھے۔ میں نے سنا ہے کہ آج شاید دونوں کی صلح ہو گئی ہے، ہاں مجھے پتہ چلا، اچھی بات ہے کہ دونوں کی صلح ہو گئی ہے، تو خیر یہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو رمضان کا مہینہ ہم تو خوش ہوں گے کہ سارے لوگ آپ کے یہ بھی بن جائے، اچھی بات۔ اچھا سر، ایک بایو گیس پلانٹ میں تھوڑی ڈیزائن کی تبدیلی ہے، ہو جائے گی اسی مہینے، اس کی بھی آر ایف ایشو کر دیں گے، پھر اس کو بھی کام شروع ہو جائے گا۔ وفاق نے آپ سے وعدہ کیا تھا گورنر کی تبدیلی کے حوالے سے، میں کشوری صاحب کی تبدیلی نہیں کہہ رہا، گورنر سے نئے گورنر سے لانے کے حوالے سے آپ کہیں گے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ وفاق نے جو وعدے کیے تھے، وفاق کے وعدے نہیں تھے بیسیکلی، وہ 2 پارٹیوں کے بیچ میں باتیں تھیں، تو 2 پارٹیوں کے بیچ میں جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں اب اس میں کتنی امپلیمنٹ ہوئی ہیں کتنی امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہیں، وہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا کیا باتیں انہوں نے طے کیے تھے اور کیا کیا باتیں انہوں نے ابھی تک پوری کی ہیں، بس اتنی سی بات۔ تھینک یو جی، آخری بات۔
देखिए जी, लगाए उसका मकसद ये था कि जी कोई ऐसी गलत चीज़ ना आए या आपकी जो अहम साइट्स वगैरह जो हैं वो कोई तरह हैक ना कर ली जाएं, उसके अलग मौक़ात थे। जहाँ तक चॉइस ऑफ वर्ड्स की बात है, वो लैंग्वेज जो है ना वो अपने हाथ में। अब मैं भी आप बात कर रहा हूँ ना, आप मेरे ख्याल से कोई ना कोई चैनल लाइव दिखा रहा होगा, हाँ, लेकिन अगर मैं कोई ऐसी बात बोल दूँ चॉइस ऑफ वर्ड पे ना, तो कितने लोगों के लिए एम्बैरेसमेंट होगी, उस चैनल के लिए भी एम्बैरेसमेंट होगी। वो तो मुझे खुद फैसला करना है ना कि मैंने किन अल्फाज का चुनाव करना है। तो पीटीआई का सोशल मीडिया का विंग या जो भी चीज़ें हैं वो चॉइस ऑफ वर्ड्स पे मेरी बात होती है। भाई आप इख्तलाफ करें, आपको बुरा बोलना है, आप बुरा भला बोलें, लेकिन आप इखलाक से गिरी हुई हरकतें ना करें। ये ट्रेनिंग अनफॉर्चुनेटली उनको उनकी लीडर की तरफ से हुई और उसको एप्रिसिएशन मिलती थी। मतलब बाकी पार्टियों में कम से कम हमने अपनी पार्टी में देखा, हमें डिस्करेज किया जाता था अगर हम किसी से को कोई गैर मौजूब बात कर देते थे। यहाँ गैर मौजूब से ज़्यादा बातें की जाती हैं और ये चीज़ें मुनासिब नहीं है। देखिए, इखलाकियात का आपका इख्तलाफ किसी से भी हो सकता है, इखलाकियात का दायरा जो है ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप जितनी मुखालफत करें, जो चीज़ें करें, लेकिन आप अगर किसी को बिलो द बेल्ट बात करोगे तो मतलब आप अपने लिए लाइफ टाइम के लिए उसके जो है लिए आप चीज़ करोगे। मेरी गुजारिश होगी पीटीआई के तमाम लोगों से कि आप बिल्कुल आपको अपने इख्तलाफ रखें, अपने लीडर के साथ मोहब्बत करें, उनकी रिहाई के लिए कोशिश करनी है आप कोशिश करें, लेकिन उस सिलसिले में आप लोगों को जो है ना गालम गलौज जो है वो ना करें। थैंक यू जी। सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है और तमाम चैलेंजेस के बावजूद रेड लाइन पर काम जारी है। ताहम पीआरटी मंसूबा मुकम्मल होने में 1 से 1.5 साल लग सकता है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपने बराह रास्त मुलाहिजा की। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।